मेडिकल एंड हेल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान। आप जो हमारे संस्थान से कोर्स कर रहे हैं CCAT सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा थेरेपी, यह कोर्स NIOS शिक्षा मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कोर्स है। यह कोर्स संपूर्ण भारत में मान्य है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इसके सिलेबस की चर्चा की थी, जो कि कुछ वीडियोस हमने 721 कोड जो कि आपका फर्स्ट पेपर है उसके विषय में चर्चा की थी, और लास्ट की कुछ वीडियोस हमारी 722 कोड से रही है, जो कि आपका पेपर का दूसरा सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपका सेकंड पेपर होता है, जिसका नाम है आयुर्वेद की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां, आयुर्वेद की विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का परिचय, यानी कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट थेरेपीज ऑफ आयुर्वेदा। तो इसी के क्रम को बढ़ाते हुए लास्ट कुछ वीडियोस में हमने इसके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुर्वेद जो संपूर्ण प्रोसीजर्स होती है आयुर्वेद की, वह इसी के ऊपर टिकी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वह है पंचकर्म। तो सबसे पहला जो आपको जो चैप्टर दिया है वह होता है हमारा पंचकर्म की मूलभूत अवधारणाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पंचकर्म होता क्या है। आयुर्वेद को जब हम देखते हैं तो आयुर्वेद में हमने देखा था कि जो दोष बढ़े हुए होते हैं उनको हम घटाने का प्रयास करते हैं, एवं जो दोष अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी कि हमने दो प्रकार की आयुर्वेद में दो प्रकार के चिकित्सीय सिद्धांत पढ़े हैं। एक होता है हमारा संशमन चिकित्सा, यानी कि जो दोष है अगर वो कम मात्रा में है तो उनको वहीं पर सप्रेस करना, और एक होता है हमारा संशोधन चिकित्सा, यानी कि जब दोष अत्यधिक मात्रा में बढ़ गए हैं तो उन्हें एलिमिनेट करना या शरीर से बाहर निकालना। तो जो हमारा पंचकर्म कंप्लीट थेरेपी काम करती है, यह थेरेपी हमारी जो है वह संशोधन चिकित्सा के ऊपर कार्य करती है, यानी कि जो हमारे बढ़े हुए दोष हो उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो इसी को हम आगे समझते हैं। तो पंचकर्म क्या होता है कि जो पंचकर्म है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि हम स्पष्ट रूप से इसको समझ सकते हैं। पंच जिसका मीनिंग होता है 5, और कर्म का मतलब होता है कि थेरेपीज, जिसमें 5 प्रकार की जो हमारी प्रोसीजर्स है या 5 जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, पंचकर्म कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमें कुछ सावधानियां रखनी होती है। रोगी का निर्धारण करना, यानी कि रोगी किस प्रकार का है, वह सहनशील है या असहनशील है, उस पे किस प्रकार का मतलब कि वह पंचकर्म करने के लिए इंडिकेशंस उसके जो दिए हुए हैं वह हम देखते हैं। फिर उसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेटेड किन किन लोगों के लिए होता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि रोगी का निर्धारण करते हैं। उसके बाद हम दोष देखते हैं कि किस दोष की प्रधानता है, कौन सा हमें पंचकर्म करना है, किस प्रकार से हमें इसकी कंप्लीट प्रोसीजर्स को करना है। तो इस प्रकार की हमें कुछ सावधानियां रखनी होती है कि जिसमें हम रोगी का सिलेक्शन करते हैं। तो ये हमारी कुछ पंचकर्म की महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम देखते हैं कि पंचकर्म होता क्या है। पंचकर्म जैसा कि अभी हमने बताया कि संशोधित चिकित्सा के ऊपर कार्य करता है, यानी कि शरीर में जो दोष हमारे जमा हुए हैं या अत्यधिक मात्रा में जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो हमारे शरीर के लिए हम कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट है या मल है, तो उनको क्या करना है कि शरीर से बाहर निकालना है। तो यह हमारी जो कंप्लीट प्रोसीजर होती है यह क्या कहलाती है, पंचकर्म कहलाती है। अब पंचकर्म को जब हम समझते हैं तो पंचकर्म को 3 प्रकार के प्रोसीजर्स इसमें किए जाते हैं। सबसे पहला जो प्रोसीजर हम यूज करते हैं वो हमारा होता है पूर्व कर्म। इसके बाद जो हमारा होता है प्रधान कर्म, और इसके बाद जो एंड में हमारा होता है वो पश्चात कर्म होता है। यानी कि जो पंचकर्म है, यदि हम पंचकर्म को करना चाहते हैं तो उस रोगी के लिए हमें पूर्व कर्म का भी, यानी कि उसकी जो हमें प्रिपरेशन करनी है या प्रिपरेटिव जो हमारी प्रोसीजर्स होती है वो भी हमारे लिए कंपलसरी है। और जो पश्चात कर्म है, यानी कि जो पंचकर्म के बाद में जो हम प्रोसीजर्स देते हैं उसे, तो वह भी हमारे लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है।
तो अब इन्हीं को हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ताकि यह जो है चैप्टर आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है हम उसी तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन कर पाए, ताकि ये प्रैक्टिकली भी आपके लिए यूजफुल रहे और थ्योरेटिकल भी आप इसे समझे, ताकि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो देखते हैं हम कि सबसे पहला जो हमारा आता है पूर्व कर्म। तो पूर्व कर्म क्या होता है, जैसा कि वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि पूर्व यानी कि पहले किया जाने वाला कर्म। तो जब भी हम पंचकर्म रोगी के लिए सिलेक्ट करते हैं कि हमें इस रोगी का पंचकर्म करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मरीज का हम पूर्व कर्म करते हैं। तो पूर्व कर्म जब हम करते हैं तो पूर्व कर्म में दो कर्मों को विशेष बताया गया है, या दो प्रोसीजर्स हमको करनी होती है। तो सबसे पहले जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं स्नेहन, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है स्वेदन। स्नेहन जिसे हम बोलते हैं कि घृत, तेल, वसा, मज्जा, इनका जो स्नेह युक्त या स्निग्ध जो वस्तुएं हैं इनका प्रयोग करके बाह्यंतर यानी कि एक्सटर्नल यूज करके या फिर इंटरनल यूज करके हम शरीर को क्या करते हैं, स्निग्ध करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोसीजर हम लेते हैं वो आता है स्वेदन। तो स्वेदन में दो प्रकार के स्वेद बताए गए हैं। एक होता है सअग्नि स्वेद जिसमें कि अग्नि की आवश्यकता होती है, एक होता है हमारा निरअग्नि स्वेद जिसमें कि अग्नि की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये दोनों ही प्रोसीजर्स जो है वो हमारे क्या कहे गए हैं, पूर्व कर्म कहे गए हैं। अब ये दोनों किस प्रकार से काम करते हैं, तो हम समझते हैं कि जो स्नेहन होता है, स्नेहन क्या करता है, जो हमारे बड़े हुए दोष, मल है या फिर जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है जो अत्यधिक मात्रा में बढ़ चुके हैं, जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो उनको ये क्या करता है, विघटित कर देता है। यानी कि जब हम स्नेह पान का प्रयोग करते हैं बाह्य तौर पर, बाह्य यानी कि एक्सटर्नल या अभ्यंतर इंटरनली, जब हम स्नेह का प्रयोग करते हैं तो यह क्या करता है कि जो दोष है, बड़े हुए दोषों का क्या करता है, विघटन कर देता है, यानी कि उन्हें वहीं पर तोड़ देता है। अब तोड़ने के बाद में क्या होता है कि जब हम स्वेदन की प्रक्रिया करते हैं, तो स्वेदन प्रक्रिया में क्या होता है कि वे जो दोष है, जो विघटित दोष होते हैं या विघटित जो मल है, वो क्या होता है, पिघल करके कहाँ आ जाता है, कोष्ठ में आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, अगर आप इस प्रोसीजर को समझेंगे तो ये क्या है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम पूर्व कर्म क्यों करवा रहे हैं और पश्चात कर्म क्यों करवा रहे हैं और प्रधान कर्म हम कैसे कर रहे हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले हमें समझने वाली बात है कि जो स्नेहन होता है, स्नेहन क्या कर रहा है, हमारा दोषों का विघटन कर रहा है, यानी कि उसे ब्रेक डाउन कर रहा है, तोड़ रहा है। इसके बाद में क्या हो रहा है, जब हम स्वेदन कर रहे हैं तो स्वेदन में क्या होता है, जो विघटित दोष होते हैं वे क्या होते हैं, पिघलते हैं, और पिघलने के बाद में क्या होता है कि वे कोष्ठ में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। अब जब वो कोष्ठ में इकट्ठा हो चुके होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रधान कर्म का प्रयोग करते हैं। तो प्रधान कर्म जैसे कि अभी जिनको हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ती, आस्थापन वस्ती और शिरो विरेचन, जो कि हमारे प्रधान कर्म कहे गए हैं। तो ये प्रधान कर्म क्या करते हैं, जब कोष्ठ में दोष आ जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, हम फिर उस वमन, विरेचन आदि प्रोसीजर्स के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट कहलाता है कि हमारा पंचकर्म जो है वह किस प्रकार से कार्य करता है। तो अब हम देखते हैं कि पूर्व कर्म को हम आगे वाले जो चैप्टर्स हैं इनमें डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, स्नेहन और स्वेदन को। अभी हम देखते हैं कि प्रधान कर्म कौन कौन से होते हैं। तो प्रधान कर्म में एमेसिस कहा गया है वमन को, परकेशन जो है वह विरेचन को कहा गया है, यानी कि एमेसिस जिसे हम बोलते हैं कि एमेटिक ड्रग को देकर के उल्टी के द्वारा या वमन करा करके जो है हम दोषों को बाहर निकालते हैं। इसके बाद सेकंड जो कहा गया है वह कहा गया है हमारा विरेचन, जिसमें कि परकेटिव को यूज करके, यानी कि दस्तावर दवाइयां या दस्तावर चीजों को यूज करके हम क्या करते हैं कि दोषों को बाहर निकालते हैं। या वमन जो है हम मोस्टली कफ प्रधान दोषों में करते हैं, पित्त प्रधान जो दोष होते हैं हमारे उनमें विरेचन करते हैं, और वात प्रधान दोषों के लिए वस्ती बताया गया है। और वस्ती के दो प्रकार हैं। तो जो हमारा प्रधान कर्म है, यानी कि जो हमारी कंप्लीट पंचकर्म के जो मेन कर्म कहे गए हैं उसमें वमन, विरेचन, उसके बाद हमारा जो आता है आस्थापन वस्ती। तो आस्थापन वस्ती को ही हम निरूवस्ती कहते हैं, डिकॉक्शन बेस्ड एनिमा जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है, क्वाथ के द्वारा हम वस्ती कराते हैं। यानी कि जो हमारा क्वाथ जो हम प्रिपेयर करते हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि एनिमा देते हैं या वस्ती हम देते हैं। तो यह हमारी आस्थापन वस्ती कहलाती है।
इसके बाद जो हमारी अनुवासन वस्ती होती है वह ऑयल बेस्ड होती है, यानी कि ऑयल बेस्ड एनिमा जिसमें हम यूज करते हैं वह अनुवासन वस्ती होती है। और शिरोविरेचन जिसे कि हम क्या बोलते हैं, नस्य। तो ये हमारे जो है मेन कर्म कहलाते हैं, जो पंच कर्म है ये हमारे मेन कर्म कहलाते हैं, जिसमें कि हमने देखा वमन, विरेचन, आस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती, शिरोविरेचन या नस्य। तो ये हमारे 5 जो है वह मेन पंच कर्म कहे गए हैं। तो इसको क्या करते हैं कि जब हम प्रिपरेशन वाली जो प्रोसीजर्स है यानी कि पूर्व कर्म जब हम कर लेते हैं उसके बाद हम ये 5 चीजों को करते हैं, तो ये हमारे प्रधान कर्म कहलाते हैं, जिनको कि हम आगे डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद में जो हम करते हैं वह करते हैं पश्चात कर्म। तो पश्चात कर्म क्या होता है, पश्चात कर्म यानी कि बाद में किया जाने वाला प्रोसीजर। जब व्यक्ति का हम किसी भी रोगी का हम पंचकर्म संपूर्ण कर लेते हैं, जिसमें कि हमने पूर्व कर्म किया है, उसके बाद में हमने उसका प्रधान कर्म कर लिया है, तो फिर उसके बाद में आता है हमारा पश्चात कर्म यानी कि पोस्ट केयर। जो हम उसे पोस्ट प्रोसीजर्स देते हैं उसे हम बोलते हैं पश्चात कर्म। तो पश्चात कर्म में हम किसे लेते हैं, संसर्जन कर्म को। अब संसर्जन कर्म क्या है कि जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ है, जैसे कि हम बोलते हैं मंड, पेया, विलेपी, ययूष, कृतयूष आदि को क्रमबद्ध तरीके से मरीज को देना। यानी कि जो क्रमबद्ध तरीका होता है कि पहले मंड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम उसे विलेपी देते हैं, फिर उसे हम जो कंप्लीट यूष देते हैं, फिर कृत यूष देंगे, फिर अकृत यूष देंगे। तो ये क्या होता है, एक पूरी प्रोसीजर होती है कि डे बाय डे आपको उसका फूड चेंज करना होता है। और ये भी कोष्ठ के अनुसार होता है कि जो उसमें सम्यक शुद्धि हुई है तो सम्यक शुद्धि वाले को क्या देंगे, मध्यम शुद्धि वाले को कैसे देंगे और हीन शुद्धि वाले को कैसे देंगे। तो यह कंप्लीट प्रोसीजर किस प्रकार से होती है इसे भी हम आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अभी जो हमने समझा है, हमने देखा कि पंचकर्म क्या होता है, पंचकर्म में कौन कौन सी प्रोसीजर्स आती है और पंचकर्म जो है वो उसके क्या लाभ होते हैं। तो उसके कुछ लाभ हैं वो हम देख लेते हैं कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने देखा है कि जो ये है संशोधन का काम करता है, यानी कि शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, मल है, दोष है, उनको यह क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसके बाद में जो निर्धारित समय में जो प्राकृतिक वेग होते हैं उनकी उत्पत्ति करता है, यानी कि एक निर्धारित समय होता है, उस समय के अंतराल में ही क्या होता है कि प्राकृतिक वेग जैसे कि वमन का वेग है, विरेचन का वेग है, तो इनकी उत्पत्ति करता है, शरीर की शुद्धि करता है, इससे शरीर बलवान होता है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इंद्रियों की इससे शुद्धि होती है, क्षुब्धता में वृद्धि होती है, यानी कि जो एपेटाइट होती है वह इंक्रीज हो जाती है, यानी कि भूख बढ़ जाती है व्यक्ति की। इसके बाद में पाचन क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि जो उसका डाइजेस्टिव पावर होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है आफ्टर पंचकर्म प्रोसीजर। एंड जो मौसमी व्याधियां होती है उनसे बचा जा सकता है। जो मौसम की व्याधि होती है, जैसे कि किसी ऋतु में हमने देखा था कि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, तो इस प्रकार से शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। तो ये क्या होता है कि अगर इन ऋतुओं में विशेष पंचकर्म किया जाए, जैसे कफ का जहाँ पर प्रकोप हो रहा है वहां हम वमन को यूज करेंगे, वमन प्रोसीजर को यूज करेंगे, तो इस प्रकार क्या होता है कि मौसमी जो बीमारियां होती है उनसे भी बचा जा सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि शरीर में जो स्रोतस का मीनिंग होता है कि शरीर में जो हमारे कुछ खाली स्थान है जहां पर क्या होता है कि दोष जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, या जो दोष होते हैं वो वहां पर इकट्ठा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्रोतस को अवरुद्ध कर देते हैं, यानी कि हमारे स्रोतस का जो अवरोध कर देते हैं वो अवरोध की भी क्या होता है, इससे नाश हो जाता है। क्योंकि पंचकर्म का जो कार्य है वो यही होता है कि यह संशोधन का कार्य करता है। संशोधन करने के कारण क्या होता है, ये बड़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाल देता है। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग हम करते हैं पूर्व कर्म से। पूर्व कर्म में अब हमने जो पहले देखा है कि पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन हमारी 2 प्रक्रियाएं आती है। तो स्नेहन जो करता है, क्या करता है, दोषों का विघटन करता है और शरीर को स्निग्ध बनाता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो देखते हैं एक एक को डिटेल में डिस्क्राइब करते हुए हम चलेंगे कि पूर्व कर्म को हम पहले डिस्क्राइब करेंगे जिसमें कि स्नेहन स्वेदन होगा। इसके बाद हम प्रधान कर्म में एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे कि वमन क्या होता है, विरेचन क्या होता है, किस प्रकार से इस प्रोसीजर्स को यूज करना है, कैसे हमें देना है,
और कौन सा रोगी इनके लिए इंडिकेटेड है और कौन सा इनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहा गया है। तो ये कंप्लीट पूरा का पूरा पंचकर्म हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी हम इसमें पूर्व कर्म में सबसे पहले हम स्नेहन को देखते हैं कि स्नेहन क्या होता है। तो स्नेहन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले हम स्नेहन की जब प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं तो स्नेहन की प्रक्रिया जब हम प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हमें व्यक्ति का दीपन पाचन, यानी कि जो रोगी है, रोगी का हमें दीपन पाचन कराना होता है। दीपन पाचन से मीनिंग हो गया है कि एक तो उसकी अग्नि को प्रदीप्त करना, यानी कि जो उसकी जठर अग्नि है या डाइजेस्टिव पावर है उसको थोड़ा सा हमें बिल्डअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले उसे प्रिपेयर करना है, यानी कि जब हम स्नेहन कर्म कर रहे हैं उससे भी पहले हमें क्या करना है कि दीपन पाचक औषधियों का प्रयोग करना है, जिससे कि वह जो है स्नेहन अच्छे से उसका सम्यक स्निग्ध व्यक्ति हो सके या सम्यक स्नेहपान हम उसे करा सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो उसकी आंत्र नलिका है या उसकी जो एलिमेंट्री केनाल है जिससे कि पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो उसे हमें क्या करना है, एक्टिव फॉर्म में लाना है, यानी कि वो उसकी जो डाइजेस्टिव पावर है वो अच्छे से इंक्रीज हो जाए। तो हमें इसके लिए कुछ दवाइयां दी होती है, जैसे कि हम दीपन पाचन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो चित्रकादि वटी हम प्रयोग में ला सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण है, अजमोदादि चूर्ण है, पंचकोल चूर्ण है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि पहले हम मरीज को या रोगी को हम क्या करते हैं, दीपन पाचन औषधि देकर के उसको कोष्ठ को हम क्या करते हैं, शुद्ध करने का प्रयास करते हैं या उसकी डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद हम हमारे कर्म पर आते हैं, जिसमें कि पूर्व कर्म हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा कर्म स्नेहन कर्म हम देखते हैं। तो स्नेहन कर्म, जैसा कि हम शब्द से समझ सकते हैं कि स्नेहन का मीनिंग क्या होता है, स्निग्ध करना, यानी कि शरीर को चिकना बनाना। अब चिकना बनाना तो हम इसमें भी दो प्रोसीजर्स को यूज करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल प्रोसीजर, जिसमें कि हम अभ्यंग करते हैं। तो अभ्यंग के द्वारा क्या करते हैं, शरीर को चिकना बनाते हैं। इसके बाद में एक होता है हमारा जो हम स्नेह पान कराते हैं, यानी कि इंटरनली जब हम पेशेंट को घृत, तेल, वसा, मज्जा आदि इन चीजों का प्रयोग करके क्या करते हैं कि शरीर को अंदर से इंटरनली स्निग्ध बनाते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसीजर क्या कहलाती है, हमारी स्नेहन कहलाती है। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है हमारे दोषों का विघटन हो और शरीर जो है वो सम्यक प्रकार से स्निग्ध हो सके। अब हम इस स्नेहन को आगे अच्छी तरीके से समझते हैं कि इसे किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें क्या स्रोत है जो हमें प्रयोग करने चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो स्नेहन के लिए 4 प्रकार की वस्तुएं बताई गई हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जा। इसी के द्वारा जो है हमें स्नेहन करना होता है। तो जो स्नेहन के लिए नेक्स्ट जो बताए गए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि जो इंडिकेशंस दिए गए हैं, यानी कि स्नेहन कर्म किन किन में निर्देश किया गया है, यानी कि हमें स्नेहन कर्म कौन कौन से रोगियों में करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मदाक्य से मीनिंग हो गया है कि जो एल्कोहल एडिक्ट पेशेंट है, यानी कि जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में मदाक्य में हम प्रयोग करेंगे। शरीर की रुक्षता होने पर, यानी कि शरीर में जो ड्राइनेस होती है उसके लिए, मैथुन की थकावट होने पर, शोक या चिंता, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले को, वीर्य क्षय होने वाले को, तिमिर रोग वाले को, बुढ़ापा और पंचकर्म की तैयारी के लिए। तो ये सारे जो कर्म बताए गए, ये सारे जो रोगी बताए गए हैं, इन सभी में हम क्या करते हैं, स्नेहन को प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी कि किन किन रोगियों में जो है स्नेहपान या स्नेहन को मना बताया गया है कि हमें इनमें स्नेहन का प्रयोग नहीं करना है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम यह जान लें कि किसमें हमें स्नेहन का प्रयोग नहीं करना है, तो और क्यों नहीं करना है। तो कफज और मोटे व्यक्ति में, तो कफज और मोटे व्यक्ति में हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हम व्यक्ति ऑलरेडी वो कफज प्रकृति का है और मोटा है, तो उसको अगर यदि हम स्नेहपान कराएंगे तो वो उसके दोषों में और ज्यादा वृद्धि कर देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें स्नेहपान नहीं कराते हैं, अत्यधिक गुदा स्त्राव में नहीं कराते हैं, मंदा अग्नि में नहीं कराएंगे, क्योंकि पहले हमने देखा कि स्नेहन के पूर्व ही हम क्या कर रहे हैं, दीपन पाचन औषधि का प्रयोग कर रहे हैं। यदि दीपन पाचन औषधि का हम प्रयोग कर रहे हैं परंतु फिर भी जो रोगी है उसकी मंदा अग्नि है, तो वह मंदा अग्नि क्या होगा, स्नेहपान के कारण और ज्यादा मंद हो जाएगी। तो इसलिए हमें उसमें भी क्या करना है, ऐसे रोगियों में जो
जो है स्नेहन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया गया है। इसके बाद में जो गर्भावस्था में मरीज है तो उसमें हमें नहीं करना है, अजीर्ण में नहीं करना है, विषाक्तता में नहीं करना है, क्षुब्धा नाश यानी कि जिस व्यक्ति की एपेटाइट बिल्कुल लॉस हो चुकी है या जिसे भूख लगना बंद हो गई है, क्षुब्धा का नाश हो चुका है, उसमें हमें नहीं करना होता है। और एक ऋतु जिसमें कि बताया गया है स्नेहन, जो वर्षा ऋतु होती है उसमें हमें स्नेहपान या स्नेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विरेचन के पश्चात हमें नहीं करना है, वमन के पश्चात नहीं करना। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या हुआ है कि ऐसे रोगियों को कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया गया है कि जिनमें हमें स्नेहन कर्म नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्नेहन चिकित्सा के प्रकार। तो स्नेहन चिकित्सा में अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो स्नेहन चिकित्सा में सबसे पहले तो 2 प्रकार की बताई गई है, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है कि एक्सटर्नल यानी कि जिसमें हम घृत तेल वसा मज्जा को क्या करते हैं, एक्सटर्नली यूज करते हैं, यानी कि लोकल एप्लीकेशन के लिए हम अभ्यंग लेप इनके फॉर्म में जब हम यूज कर रहे हैं रोगी के शरीर पर तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल यूज कहलाएगा, यानी कि जो हमारा है यह स्नेहन का बाह्य प्रयोग कहलाएगा। इसके बाद में जब हम देखते हैं स्नेहन का आंतरिक प्रयोग, तो आंतरिक प्रयोग में हम स्नेहपान कराते हैं। अब हम एक एक को थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में कि स्नेहन जो अभ्यंग है यानी कि एक्सटर्नल जो हम देख रहे हैं, एक्सटर्नल में भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो एक्सटर्नल में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मर्दन है, मर्दन बताया गया है, यानी कि जो मालिश है, मालिश के द्वारा क्या करते हैं कि मालिश पूरे शरीर पर करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि संवहन का कार्य होता है, जिसमें कि जो ब्लड का फ्लो होता है वह कंप्लीटली सही तरीके से होने लगता है। और इसके कुछ नियम बताए गए हैं कि जो मर्दन है वो किस दिशा में होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि रक्त के संवहन की दिशा में होना चाहिए। जो नॉर्मली हम देखते हैं तो वह कैसा होना चाहिए, रक्त के संवहन की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में रक्त बह रहा है उस दिशा में हमें क्या होता है, मर्दन करना चाहिए। इसके अलावा जो लोमकूप होते हैं, यानी कि जो हमारे हेयर्स की जो रूट होती है, जिसे कि हम जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो रूट्स होती है हमारी, उसकी जो दिशा होती है, यानी कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में क्या होता है, हमें मर्दन करना होता है, जिसे कि हम अभ्यंग कहते हैं, या नॉर्मल सी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में हम उसे क्या कहते हैं, मालिश कहते हैं। तो ये हमें करना है। इसके बाद में कुछ विशेष बताया गया है कि जैसे शिरा अवरोध हो रहा है किसी को, यानी कि शिरा का अवरोध हो रहा है, या फिर हृदय की विफलता हो रही है जिसमें कि हृदय प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, या लसिका जो होती है हमारी, लसिका जो ग्रंथियां होती है उनमें अवरोध हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें फिर विपरीत दिशा में जो है मर्दन करना होता है। तो ये कुछ अपवाद स्वरूप बताया गया है। अन्यथा जो सामान्य प्रोसीजर है वो हमारा बालों की दिशा में और रक्त के संवहन की दिशा में ही हमें क्या होता है, मर्दन या अभ्यंग करना चाहिए। फिर अभ्यंग के लिए तेल के जो प्रकार बताए गए हैं वो किस प्रकार से बताए गए हैं कि वात दोष हेतु, यदि वात दोष अत्यधिक है शरीर में तो हमें कौन से तेल का प्रयोग करना है, तो नारायण तेल, महानारायण तेल, महामाश तेल, विषगर्भ तेल, इन तेलों का हमें प्रयोग करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पित्तज रोगों में, तो पित्तज रोगों में हमें क्या करना है, क्षीर बलादी तेल जो होता है उसका हमें प्रयोग करना होता है। कफज रोगों में हमें सहचारी तेल का प्रयोग करना होता है। सहचार आदि तेल जो होता है हमारा, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कफज रोगों में अभ्यंग के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पूर्व कर्म है हमारा, जिसे कि हम स्नेहन कह रहे हैं, तो वह स्नेहन जो है वह वमन के कितने समय पूर्व करना चाहिए, यानी कि किसी पेशेंट को हमें पहले वमन जो हमें प्रधान कर्म यानी कि वमन कर्म कराना है, तो वमन कर्म से 12 घंटे पूर्व का समय होना चाहिए। 12 घंटे पूर्व ही जो हमारा स्नेहन है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। और जो विरेचन है, विरेचन के भी 12 घंटे पूर्व ही हमें समाप्त कर देना चाहिए। और जो वस्ती है, वस्ती में क्या होता है कि जितनी बार भी हम एनिमा दे रहे हैं उतनी बार ही हमें उसके पश्चात में अभ्यंग कराना होता है। अब अभ्यंग के लिए आसन कौन सा उचित होता है, तो अभ्यंग जो हम मालिश करते हैं उसके लिए, मरीज के लिए जो हमारा आसन होगा, या तो हम उसे बैठा करके करते हैं
लेटा करके करेंगे, वाम पार्श्व में यानी कि साइड लेटरल पोजीशन हम उसे देंगे। तो एक बार हम उसे राइट साइड पर लेटाएंगे, दूसरी बार हम उसे लेफ्ट साइड देंगे और एक बार हम उसे पृष्ठ पर लेटाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, हमारे कंप्लीट अभ्यंग की प्रोसीजर होती है। अब हम क्या करते हैं, मरीज को अच्छे से एक आसन पर लेटा देते हैं और लेटाने के बाद में जो अभ्यंग की विधि है वो हम कंप्लीट प्रोसीजर को समझते हैं कि किस प्रकार से हमें करना है। तो अभ्यंग के लिए सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है कि अभ्यंग के लिए गुनगुने तेल का प्रयोग हमें करना है, यानी कि जो पेशेंट के लिए सूटेबल हो, कंफर्ट हो, कि जिसमें पेशेंट को ज्यादा हॉट नहीं लगे, जो गुनगुना सा तेल होता है वो हमें प्रयोग करना है। प्रथम सबसे पहले हमें पृष्ठ पर अभ्यंग करना है। पृष्ठ पर अभ्यंग करने के बाद में हमें क्या करना होता है कि जब हम वर्टिब्रास पर अभ्यंग करते हैं, यानी कि जो मेरुदंड होता है इस पर अभ्यंग करते हैं, तो हम अंगूठे की दिशा में करते हैं और इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर हम क्या करते हैं, वर्टिब्रास पर अभ्यंग करते हैं। नितंबों पर हम गोल गोल करते हैं और हाथों के तलवों पर, इसके बाद में हाथों और पैरों के तलवों पर और कंधों तक करते हैं। फिर इसके बाद में कशेरुकाओं के जो दोनों तरफ, यानी कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रास जो होते हैं इसके दोनों तरफ हम क्या करते हैं, थपथपाते हैं। तो और इसके बाद में पैरों को मोड़ करके साइड लेटरल पोजीशन दे करके मरीज को इस तरफ करते हैं, फिर दूसरे तरफ हम उसको लेटा करके करते हैं और फिर फ्रंट पर हम क्या करते हैं, पेट का अभ्यंग करते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होती है, हमारे अभ्यंग की कंप्लीट प्रोसीजर होती है। इसी प्रकार से हमें क्या होता है, मरीज का अभ्यंग करना होता है। अब मालिश की जो होती है, यानी कि जो अभ्यंग है उसके भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं, अभ्यंग के दौरान अभ्यंग जो होता है, सबसे फर्स्ट जो बताया गया है मालिश के प्रकार में, अभ्यंग के दौरान सामान्य दबाव लगाना चाहिए। तो सामान्य दबाव लगा करके अभ्यंग की दिशा हृदय से दूर होती है, यह औषधि तेल के द्वारा किया जाता है। अब जब नेक्स्ट हम देखते हैं तो कौन सा होता है, उन्मर्दन अभ्यंग के दौरान सामान्य दबाव लगाना, इसमें भी क्या होता है, तेल का प्रयोग होता है। इसके बाद में हम देखते हैं मर्दन में क्या होता है कि अभ्यंग के दौरान अत्यधिक दबाव लगाया जाता है, यानी कि अत्यधिक दबाव लगा करके जो किया जाता है, जो स्नेहन हम कर रहे हैं अत्यधिक दबाव लगा करके जो किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, मर्दन कहलाएगा। और इसमें भी क्या होता है, तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है संवन। तो संवन में क्या करते हैं, दबाव का प्रयोग नहीं करते हैं, संवन में बिल्कुल भी हम दबाव का प्रयोग नहीं करेंगे। और यह कैसा होता है, चूर्ण या लेप के द्वारा हम इसमें करते हैं। इसके बाद में होता है हमारा लेपायसी। तो लेपायसी में क्या होता है, औषधियों के लेप का प्रयोग करते हैं, यानी कि औषधियों का हम लेप बनाते हैं तेल मिक्स करके, और इसके बाद में क्या होता है, पूरे शरीर पर उसका लेप करते हैं। तो यह भी क्या होता है, हमारे मालिश का ही एक, ये स्नेहन का ही एक बाह्य स्नेहन का ही एक प्रकार कहलाता है। तो ये प्रकार हमने कुछ देखे जिसमें अभ्यंग, उद्मर्दन, मर्दन, संवहन और लेपायसी, ये हमारे 5 प्रकार के जो है ये मालिश बताई गई है या बाह्य स्नेहन के प्रकार बताए गए हैं। अब हम देखते हैं कि स्नेहपान, जिसे कि हम बोलते हैं इंटरनली जो हम स्नेहन की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो इंटरनली जब हम स्नेहन की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती है कि जो रोगी है हमारा वह किस प्रकार के कोष्ठ वाला है, यानी कि उसे जो डाइजेशन है वो कितने समय में हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या रहता है कि उसे स्नेहपान कराना होता है। तो स्नेहपान में हम किसका प्रयोग करते हैं, घृत या तेल का प्रयोग करते हैं, यानी कि घी या तेल का प्रयोग करते हैं, या फिर औषधीय सिद्ध, जिसमें कि औषधियों के द्वारा या औषध द्रव्यों के द्वारा हम सिद्ध किए हुए घृत या तेल का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्नेहपान में अनुपान क्या होता है। तो आयुर्वेद में अनुपान का भी बहुत महत्व है, जिसमें कि हम मरीज को यदि कोई दवाई देते हैं तो भी हम उसमें अनुपान का विशेष महत्व रखते हैं कि हमें दवाई किसके साथ लेनी है। तो इसी प्रकार जब हम व्यक्ति को स्नेहपान कराते हैं, रोगी को स्नेहपान कराते हैं, तो हमें उसे किसके साथ देना है। तो जब सामान्य रूप से, यानी कि कोई दोष की प्रधानता नहीं है, सामान्य रूप से यदि हम रोगी को स्नेहपान करा रहे हैं तो उसमें जो हमारा अनुपान होता है वो होता है हमारा उष्णोदक, यानी कि उष्णोदक जो है, जो गर्म जल होता है हमारा, उसे उष्णोदक कहा जाता है। तो गर्म जल जो है वह क्या है, हमारा अनुपान कहलाता है।
इसके बाद में जब हम तेल पान का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जब तेल का प्रयोग कर रहे हैं, नॉर्मली हम घी का प्रयोग करेंगे तब तो क्या करेंगे, उष्णोदक का पान कराएंगे। यदि हम तेल के द्वारा स्नेह पान करा रहे हैं तो तेल में क्या होता है, हम युष का प्रयोग करेंगे। जैसे कि नॉर्मली हम कह सकते हैं कि सूप, तो हम सूप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में यदि हम वसा या मज्जा पान करा रहे हैं, यानी कि वसा करा रहे हैं या फिर हम मज्जा पान करा रहे हैं, तो इन दोनों के जब प्रोसीजर में हम यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, हम मंड का यूज करेंगे। मंड यानी कि जो चावल का पानी होता है उसे हम मंड कहते हैं। तो वह चावल का पानी क्या होता है, हम वसा व मज्जा के द्वारा जब स्नेहपान कराते हैं या स्नेहन करा रहे हैं शरीर में, तो उसमें क्या करेंगे, हम जो मंड का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे अलग अलग स्नेह के अनुसार क्या हो गए हैं, अनुपान हो गए हैं। इन्हें हम एक बार और देख लेते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि घृत का जो प्रयोग कर रहे हैं हम उसमें क्या करते हैं, उष्णोदक को अनुपान के रूप में प्रयोग करेंगे। यदि हम तेल का प्रयोग कर रहे हैं स्नेहपान के लिए तो हम युष का प्रयोग करेंगे, और यदि हम वसा या मज्जा का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर हम मंड का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम कि जो घृत पान में प्रयुक्त दोषानुसार जो अनुपान होता है, दोषानुसार यानी कि जब वात दोष की प्रधानता रहेगी तो हम क्या करते हैं, लवण युक्त घृत का प्रयोग करेंगे। यदि वात दोष की प्रधानता है और हमें स्नेहन कराना है तो हम क्या करेंगे, लवण युक्त यानी कि जो नमक होता है हमारा उससे युक्त घृत का प्रयोग करेंगे। पित्त दोष में हम क्या करेंगे, बिना अनुपान के केवल घृत का प्रयोग करेंगे। और कफ दोष में हम क्या करेंगे, त्रिकटु चूर्ण के साथ में हम घृत का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे दोषानुसार घृत के प्रयोग हुए। अब इसके बाद जब हम स्नेहपान की प्रक्रिया देखते हैं तो स्नेहपान की प्रक्रिया में हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि पहले हम रोगी के बल की अच्छे से जांच कर ले कि रोगी किस प्रकार के कोष्ठ वाला है, और हम उसे सम्यक स्नेहपान अच्छे से करवा सकते हैं, यह व्यक्ति अच्छे से स्नेहपान कर सकता है। तो इस प्रकार हम रोगी के बल की पहले अच्छे से परीक्षा कर लेंगे। इसके बाद में समय निर्धारित कर लेंगे, क्योंकि जो प्रोसीजर्स होती हैं या पंचकर्म जो हम कंप्लीट प्रोसीजर देखते हैं, इसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, इस प्रकार समय अवधि का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि इसे बीच में हमें ड्रॉप करना नहीं होता है। कंटिन्यूअसली प्रोसीजर्स चलते हैं, तो इसीलिए हमें क्या होता है, समय अवधि का भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 से 7 दिन के बीच इसकी अवधि होनी चाहिए। तो 3 से 7 दिन में भी क्या है कि जो 3 दिन है वह मृदु कोष्ठ वाले रोगियों के लिए बताया गया है। मृदु कोष्ठ यानी कि जिन्हें इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, जिनकी जो जठर अग्नि होती है अच्छी होती है, जो इजीली चीजों को डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मृदु कोष्ठ कहलाते हैं। मध्यम कोष्ठ वालों के लिए 4 से 6 दिन हमें प्रयोग करना है स्नेहपान का। और जो क्रूर कोष्ठ है यानी कि जिन्हें डाइजेशन इजीली नहीं होता है, तो उनके लिए फिर हमें क्या होता है, 7 दिन के लिए हमें उनके स्नेहपान का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है कि जो हमारे कोष्ठ है, कोष्ठ के अनुसार हमें इसमें स्नेहपान कराना होता है। जो अब हम देखते हैं कि कोष्ठ का निर्धारण हम कैसे करें कि किसको हम क्रूर कोष्ठ बोलेंगे, किसको हम मध्यम कोष्ठ बोलेंगे। तो जो 6 घंटे में पचने वाला यानी कि जिसमें स्नेहपान हम करा रहे हैं और 6 घंटे में उसका डाइजेशन हो जाए प्रॉपरली, तो वह एक व्यक्ति या वह रोगी हमारा क्या कहलाएगा, मृदु कोष्ठी कहलाएगा। इसके बाद में यदि 12 घंटे में पाचन हो, जो स्नेहपान हमने कराया है उसका पाचन यदि 12 घंटे में हो रहा है, तो वह रोगी हमारा मध्यम कोष्ठी कहलाएगा, यानी कि उसका जो है मध्यम कोष्ठ है। और जब जो स्नेहपान है उसका जो पाचन है वो 18 घंटों में हो रहा है, तो 18 घंटों में जब पाचन हो रहा है तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रूर कोष्ठी कहलाएगा, यानी कि उससे जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा हार्डली होता है, इजीली नहीं हो पाता है। अब स्नेहपान की जो प्रक्रिया है वह हमें किस प्रकार से संपन्न करनी है, तो इसे भी हम थोड़ा सा फोकस करके देखते हैं कि स्नेहपान जो है वो प्रातः काल में जल्दी सूर्योदय के समय 10 से 20 मिनट के अंदर देना चाहिए। यानी कि जो हमें स्नेहपान कराना है पेशेंट को, तो वो किस प्रकार से कराना है कि सूर्योदय के जो प्रातः काल है, जल्दी सूर्योदय के पश्चात, यानी कि जैसे ही सूर्योदय होता है उसके 10 से 20 मिनट के अंदर ही हमें क्या करना है, उसे स्नेहपान पिला देना है। और स्नेहपान के प्रकार का स्वरूप रोगी के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि अभी हमने देखा कि कितना हमें उसे पिलाना है और कौन सा हमें उसे देना है, कौन सा घृत यूज करना है हमें, या तो दोष के अनुसार हमें उसमें जो घृत हमने आगे
आगे पढ़ा है कि किस प्रकार से लवण युक्त देना है हमें, या सादा देना है, या फिर हमें त्रिकटु चूर्ण युक्त देना है, तो दोष के अनुसार हम पहले ही उसको डिसाइड करके रखते हैं। तो ये क्या है, हमारा जो स्नेहपान है इसकी प्रक्रिया कहलाती है। अब हम देखते हैं कि स्नेहपान की जो क्वांटिटी है, यानी कि जो हम घृत, तेल, वसा, मज्जा का जो प्रयोग कर रहे हैं हम, तो रोगी के लिए वो हमें कितना करना है। तो कितना जब हम देखते हैं तो वो किस प्रकार से देखते हैं कि सबसे पहले हम क्रूर कोष्ठी में हमने देखा था कि हमें 7 दिन तक उसमें स्नेहपान कराना होगा, मध्यम कोष्ठी में हमें 5 दिन तक स्नेहपान कराना होगा, और जो हमारा मृदु कोष्ठी है जिसे कि 6 घंटे में या ह्रस्व मात्रा में उसको जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि 3 दिन तक हमें स्नेहपान कराना होता है। तो इसमें हम मात्रा देख लेते हैं कि जो सबसे पहले हम क्रूर कोष्ठी है उसमें 50 से 70 मिलीलीटर हम पहली बार में उसे देंगे। फिर उसके बाद में जो मध्यम कोष्ठी है उसको हम 20 से 50 मिलीलीटर देंगे, और जो हमारा मृदु कोष्ठी है उसमें हम 10 से 30 ml यानी कि 10 to 30 ml हम उसे एक बार में स्नेहपान देंगे। उसके बाद जो हम सेकंड डे उसको यूज करेंगे तो कितना यूज करेंगे, 75 से 100 मिलीलीटर क्रूर कोष्ठी में। मध्यम कोष्ठी में हम देंगे 50 से 75 मिलीलीटर, और 30 से 60 मिलीलीटर जो है वो हम किसमें यूज करेंगे, मृदु कोष्ठी में। इसके बाद हम तीसरे दिन जो है वो मृदु कोष्ठी को कितना देंगे, तो 60 से 120 मिलीलीटर। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कि जो मृदु कोष्ठ वाला है उसमें यदि हम टोटल करेंगे तो 105 से 215 मिलीलीटर लगभग हमें उसे यानी कि हम एक मोटे तौर पर देखें तो 100 से 200 ml यानी कि 100 से 200 मिलीलीटर हमें उसे जो स्नेहपान कराना होता है, इसको हम 3 दिन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, बराबर मात्रा में भी, या कम से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे हम उसको बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से मध्यम कोष्ठी में हमें 25 मिलीलीटर से, हमने देखा 25 मिलीलीटर से हमें स्टार्ट करना है, और कहाँ तक हमें पहुंचना है, तो 250 मिलीलीटर तक हमें उसे लेकर के जाना है, यानी कि 5 दिनों में हमें इसे धीरे धीरे बढ़ा करके कंप्लीट करना है। इसी प्रकार से क्रूर कोष्ठी में हमने देखा है कि 50 मिलीलीटर से हमें स्टार्ट करना है, यानी कि 50 ml से 75 ml लेकर के हमें स्टार्ट करना होता है, और 7 दिन में हमें 400 ml तक जाना होता है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे बढ़ाते उसको कहाँ तक लेकर आते हैं, 400 ml तक लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से 7 दिन हमें क्या होता है, क्रूर कोष्ठी को जो है स्नेहपान कराना होता है। अब हम देखते हैं कि अभ्यंतर स्नेहपान हो जाता है। फिर हमारा जो पहले हमने बाह्य स्नेहपान देखा, बाह्य जो हम स्नेहन करा रहे हैं वह, जिसे हमने मालिश अभ्यंग के प्रकार देखे। इसके बाद जो हमने आंतरिक स्नेहपान कराया, इंटरनल यूज, इसमें क्या कराया हमने, कंप्लीट कोष्ठों के अकॉर्डिंग इसे समझा है। इसके बाद जो हमारी प्रक्रिया आती है वो आती है स्वेदन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब सम्यक स्निग्ध हो गया है, यानी कि जो व्यक्ति है वह सम्यक स्निग्ध हुआ है या नहीं हुआ है, सही प्रकार से उसका स्नेहन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बाद ही हम क्या करेंगे, स्वेदन की प्रक्रिया को करते हैं। तो सम्यक स्निग्ध जब रोगी हो जाता है तो या व्यक्ति हो जाता है तो उसमें कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो वो लक्षण किस प्रकार होते हैं कि एक तो उसकी अग्नि दीप्त हो जाएगी, यानी कि जो उसकी डाइजेस्टिव पावर है या एपेटाइट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसके बाद में जो स्नेह द्वेष यानी कि वह स्नेह से, यानी कि जो उसे स्नेहन वाले पदार्थ हम देते हैं या उसे चिकने वाले पदार्थ, जैसे कि और ज्यादा हम घी तेल के लिए बोलेंगे तो वो क्या करेगा, उससे द्वेष करेगा, यानी कि उससे इरिटेट होगा। तो ये भी क्या होता है, सम्यक स्निग्ध के लक्षण होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि लाइटनिंग ऑफ बॉडी, यानी कि जो उसकी बॉडी होती है उसमें वो क्या करेगा कि लाइटनिंग फील करेगा, यानी कि जो उसकी बॉडी है वो हल्की हो गई है क्योंकि दोषों का जो है विघटन हो गया है। इसके बाद में उसका जो स्टूल है वह लूज हो जाएगा, यानी कि मल जो है वो अच्छी तरीके से उसे पास आउट होने लगेगा और मल जो है वह स्निग्ध भी दिखाई देगा, यानी कि मल में जो है वो चिकनापन आएगा, मल के द्वारा भी जो है स्नेह बाहर निकलेगा। तो ये सारी चीजें हमें उसमें दिखाई देती है। जो उसके जॉइंट्स होंगे, जो जॉइंट्स में वो सॉफ्टनेस फील करेगा और ऑल ओवर बॉडी में वो क्या करेगा, सॉफ्टनेस को फील करेगा। तो ये हम देखते हैं कि सम्यक स्निग्ध के लक्षण होते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति का हमने स्नेहन करवाया है, जिसमें हम पूर्व कर्म की जो प्रोसीजर हमने स्नेहन को यूज किया है, तो वह स्नेहन क्या है उसमें अच्छी प्रकार से हुआ है, तो उसमें ये सारे लक्षण हमें दिखाई देंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वेदन, जो भी पूर्व कर्म का एक पार्ट है जिसमें कि हम सम्यक स्नेहन होने के बाद में हम क्या कराते हैं, स्वेदन कराते हैं।
जिसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जिस टॉपिक को हमने डिस्कस किया है, पूर्व कर्म में हमने देखा कि 2 प्रकार के कर्म हम करते हैं, स्नेहन और स्वेदन। तो इसी को समझाने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा पंचकर्म का कंप्लीट जो प्रोसीजर होती है, वो कंप्लीट प्रोसीजर में हम पूर्व कर्म ले रहे हैं। तो स्नेहन कर्म और स्वेदन कर्म, तो जो हमारा स्नेहन कक्ष है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये हम देख लेते हैं कि स्नेहन कर्म में इस प्रकार से हमारी एक टेबल होती है, जिसमें कि अभी हमने देखा था कि हम अभ्यंग करते हैं। अभ्यंग में हमने देखा कि मालिश हमें किस प्रकार से करनी है, दोषों के अनुसार, रोगी के अनुसार। तो रोगी को हम इस प्रकार से लेटाते हैं और इस टेबल को, इस प्रकार से टेबल का हम प्रयोग करते हैं। और विभिन्न प्रकार के तेल जो हमने देखे थे, उन तेलों के द्वारा हम क्या करते हैं, बाह्य जो हम स्नेहन करा रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नली जो हम यूज कर रहे हैं स्नेहन का, तो वो हम इस प्रकार से करते हैं। इसके बाद में जब हम इंटरनली करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, रोगी को स्नेहपान कराते हैं। तो वह आसन पर अच्छे से बैठा करके, यानी कि हम अच्छे से उसको सुखासन में बैठा करके और फिर उसके बाद में हम उसे स्नेहपान का प्रयोग कराते हैं। तो यह हमारा क्या कहलाता है, स्नेहन का एक कक्ष कहलाता है, पूरा कंप्लीट, जो कि हम आज देख रहे हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्वेदन कर्म, तो स्वेदन के बारे में